पावर सिस्टम में आज का हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग ओवरहेड लाइन को शुरू करेंगे आज, है ना। पूरा उसको हम लोग देखेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको कुछ बेसिक पॉइंट इससे रिलेटेड समझाया था। ओवर वोल्टेज ट्रांसमिशन, हम लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हम लोग क्यों करते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन हमने पढ़ाया था। और उससे पहले ओवर वोल्टेज वगैरह के बारे में हमने आपको बताया था। कौन कौन सा ओवर वोल्टेज बताया था हमने, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज और लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, दोनों हमने बताया था। और बताया था किस तरीके से इंसुलेशन उसके बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की। और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को देखिए हम क्लासीफाइड करेंगे और एक एक पॉइंट में से आप कुछ भी शुरू करके पढ़ सकते हैं। पहले अगर हम बात करें ओवरहेड लाइन में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, तो अगर हम बात करें ओवरहेड लाइन जो आपका होता है, इसमें देखिए सबसे पहली जो चीज़ आती है भाई, लाइन को ओवरहेड मतलब हमें जो जिससे हम इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो आपका जो इन्वायरमेंट में जो आप देख रहे होते हैं वायर, जो ऊपर से आप देखते हैं कि आपके ऊपर से गया हुआ है वायर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं, दो होता है जनरली। एक केबल होता है इलेक्ट्रिकल केबल, जो ग्राउंड केबल हम जिसको बोलते हैं, मतलब वो अर्थ के अंदर से जाता है। एक आपका ओवरहेड लाइन होता है। ओवरहेड लाइन जो आप जनरली टावर्स वगैरह से ऊपर लाइन जाते हुए देखते हैं, तो दो तरीके की होती है। तो हम बात कर रहे हैं अभी ओवरहेड लाइन की, अंडरग्राउंड केबल की भी बात करेंगे। ओवरहेड लाइन में क्या क्या चीज़ें होती है, आपको पता है कि ओवरहेड लाइन को लगाने के लिए सबसे पहले हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना। सपोर्ट बोले तो पोल आपका, ठीक है, पोल या टावर जो भी आपका है, समझ रहे हैं बात को। अब इस पे पोल या टावर जो आपका होगा, इस पे क्या होगा, इसके साथ और क्या लगेगा, इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इंसुलेटर के बाद हमें क्या लगेगा, हमारा ट्रांसमिशन लाइन, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन नहीं, पोल के बाद आपका क्रॉस आर्म होता है। क्या होता है, उसके बाद आपका इंसुलेटर होता है, और फिर आपका मेन कंडक्टर होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कंडक्टर बोले तो ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ये इतनी पॉइंट्स है। मतलब अगर हमें ओवरहेड लाइन की कंप्लीट स्टडी करनी है पावर सिस्टम में, तो हमें क्या करना है, इतनी चीज़ें हमें पढ़ना है। और जो हम कंडक्टर यूज़ करते हैं, यहाँ कंडक्टर का क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हम कंडक्टर बोले तो ब्रैकेट में इसको आप लिख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन। क्या लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। अभी यहाँ पे हम इसको क्लासीफाइड करेंगे। देखिए ये सारे पॉइंट्स हम कोई भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। हम कोई भी शुरू करके किसी पे भी ख़त्म कर सकते हैं। पहले हम पोल या टावर से शुरू करें, क्रॉस आर्म्स आपको बता दिया जाए, इंसुलेटर के बारे में बता दें डिफरेंट टाइप के, या कंडक्टर्स के बारे में शुरू करें। अगर हम कंडक्टर के बारे में शुरू करेंगे, अर्थात ट्रांसमिशन लाइन के बारे में शुरू करेंगे, तो ट्रांसमिशन लाइन में भी हमें क्या क्या पॉइंट समझना होता है। देखिए यहाँ पे आपका इसका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, इसका हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन बोले तो किस तरीके से उसमें RLC आता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर कैसे आता है, और उसका प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। वो भी परफॉर्मेंस ऑफ लाइन, मतलब लाइन का परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, लाइन का परफॉर्मेंस। और यहाँ हम क्लासिफिकेशन, फिर हम इसका पढ़ लें, क्लासिफिकेशन मतलब परफॉर्मेंस पढ़ते वक्त परफॉर्मेंस एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये पैटर्न होता है। हम इसमें से कोई भी टॉपिक शुरू करें और किसी को भी हम लोग पढ़ सकते हैं, चाहे हम यहाँ परफॉर्मेंस से शुरू करें, क्लासिफिकेशन से शुरू करें, या कुछ भी, ठीक है। तो हम सीधे सीधे देखिए, इंसुलेटर ना पढ़ के, टावर, क्रॉस आर्म ना पढ़ करके, हम सबसे पहले हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसमिशन लाइन आपका शुरू होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो उसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस आता है, ठीक है, इस पे बात करेंगे। और फिर हम लोग सीधे परफॉर्मेंस उसका देखेंगे, और कैलकुलेशन, जो इंडक्टेंस कैलकुलेशन होगा, वो हम परफॉर्मेंस समझने के बाद इंडक्टेंस का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्यों हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का ही कैलकुलेशन क्यों करते हैं, रेजिस्टेंस का क्यों नहीं सीखते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन शुरू करेंगे ओवरहेड लाइन में, और इसमें
सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड लाइन। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन, आपका जो है कंडक्टर्स के बारे में, या ट्रांसमिशन लाइन उसको आप बोलिए, ट्रांसमिशन लाइन। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन या ओवरहेड लाइन, इसी को हम ओवरहेड लाइन भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में हमें क्या क्या सीखना है, आपको पता है सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ध्यान देना है कांस्टेंट फॉर द ट्रांसमिशन या कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये आपसे पूछा जाएगा पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्या पूछा जाएगा, पैरामीटर ऑफ टीएल ट्रांसमिशन लाइन। तो आप कहेंगे सर तीन चीज़ें, एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है ना जिसको आप आर, कैपेसिटेंस, सी, और इंडक्टेंस जिसको आप, ये आपके पास तीन पैरामीटर जो कांस्टेंट होता है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन। मतलब एक जो आपका इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन होता है, इसमें आर एल सी मतलब तीनों पैरामीटर आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द लाइन, पूरे लाइन पर, ठीक है। आर एल सी मतलब आपका जो रजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, ये थ्रू आउट द लाइन पूरा ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इनको हम लोग उनके लिए कांस्टेंट के टर्म्स में देखते हैं। इन्हें हम जो है लंप्ड कर करके पढ़ते हैं, मतलब उन्हें हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि रेजिस्टेंस वगैरह ट्रांसमिशन लाइन में आता कैसे है, कैसे ये अफेक्ट करता है ट्रांसमिशन लाइन को, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब भी हम कैलकुलेशन पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि हम आर को नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम सी और एल का कैलकुलेशन पढ़ते हैं कि बंडल कंडक्टर के लिए बताइए, 2 आर डिस्टेंस पे रखे हुए कंडक्टर्स के लिए बताइए, 3 फेज कंडक्टर्स के लिए एल और सी की वैल्यू क्या होगी। जो हम लोग जीएमडी जीएमआर कैलकुलेशन पढ़ते हैं, ये सब हम किसके लिए पढ़ते हैं, एल और सी के लिए। तो एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब ढूंढिएगा आप लोग, लास्ट तक अभी मैं बताऊंगा कि हम एल और सी का ही कैलकुलेशन क्यों पढ़ते हैं, आर का कैलकुलेशन क्यों नहीं पढ़ते हैं, बंडल्ड कंडक्टर के लिए आर क्यों नहीं निकालते, ठीक है ना, आर कैलकुलेशन क्यों नहीं पढ़ा जाता। तो इसके बारे में आप सोच के हमें बताइएगा। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं रेजिस्टेंस से, ठीक है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस से शुरू करें। सबको पता है कि रेजिस्टेंस आपका जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर होता है दैट विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो का अपोज करता है, ठीक है ना। ये जो होता है रेजिस्टेंस, ये किसी भी कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, प्लस वो किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करता है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मतलब जिस मटेरियल का बनाया गया है। मैं आपको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर बता रहा हूँ अभी ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है ना, जो आप BEE में भी पढ़ चुके हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन जब हम बनाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, और उसको हम लोग लंप्ड करके पढ़ते भी हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। मतलब क्या होता है, जैसे एक ट्रांसमिशन लाइन हम यहाँ बना देते हैं फिगर ऐसे, मान लीजिए यहाँ से कोई सप्लाई दे रखा है, तो यहाँ पे जो होगा हम लोग R L फिर R फिर L ऐसे हम लोग करके जो है इसको कंसंट्रेट करके हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ये R1 मान लो, L1 मान लो, R2 मान लो, L2 मान लो, R3 मान लो,
मतलब ये थोड़ी थोड़ी दूर पे कंसंट्रेट होते हैं। कैपेसिटेंस इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता है। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर आपको नहीं दिखता है, तुरंत इफेक्ट हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में उसके इफेक्ट को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, बट आता कैसे है ये हम लोग पढ़ेंगे। अब हम अगर बात करें टेम्परेचर इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ट्रांसमिशन लाइन, तो आप जानते हैं R1 इज इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ये आपने पढ़ा है। किसी भी कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है 0 टेम्परेचर पे R0 तो T1 टेम्परेचर पे R1, मतलब ये रिलेशन होता है आपका। तो अगर कभी भी टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाए तो जो भी ट्रांसमिशन लाइन बनाया जाता है वो कंडक्टर से बनाया जाता है। मीन्स अगर आप कभी भी टेम्परेचर अगर ट्रांसमिशन लाइन का इंक्रीज होता देख रहे हैं, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और आपका जो रो है रेजिस्टिविटी ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो नो डाउट आप एल्युमिनियम वगैरह यूज़ करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास जो एल्युमिनियम होता है या जो आपके पास मटेरियल जो भी हम यूज़ करते हैं उसकी एक अपनी फिक्स रेजिस्टिविटी होती है रो, तो इसकी तो कहानी ख़त्म। बाकी आप देखते हैं कि आप कितने 100 किलोमीटर का लाइन बनाते हैं उसके हिसाब से एल आपका गवर्न करता है रेजिस्टेंस को। बाकी आप मोटाई किस पे रखते हैं, मोटाई करंट पे डिपेंड करता है। आपको हमने बताया था कि हम ओवर वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हम करते हैं ना, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं, तो हाई वोल्टेज के केस में हमारे पास जो करंट होता है वो कम होती है, और करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब हमारे पास करंट कम होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखेंगे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखेंगे तो लाइन का रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ता है, और लाइन का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इससे भाई वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। लेकिन फिर भी हम कम ही क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर मतलब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और कम क्रॉस सेक्शनल एरिया रखने का क्या रीज़न होता है, जितना ज़्यादा आप मोटा वायर रखेंगे उसका वेट उतना ज़्यादा होगा। सैग वगैरह की प्रॉब्लम, ओवरहेड लाइन है ना, ऐसा तो है नहीं नीचे बिछाना है, तो हमें ज़्यादा वेट भी नहीं रखना है, ठीक है ना, तो हमें सारी बातों का ध्यान रखना है। तो ये ऑल अबाउट रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर इसके बाद बात करें, देखिए अब एक चीज़ मैंने अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है उसका कैलकुलेशन के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टेंस के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस कभी भी कंडक्टर की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। भाई जैसे मान लीजिए हमने एक कंडक्टर यहाँ रखा है, एक कंडक्टर यहाँ रखा है, एक यहाँ रख दें, तो इससे इनका रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा, लेकिन इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी इनके पोजीशन से। अगर 3 कंडक्टर ऐसे रखे हुए हैं तो इनका कैपेसिटेंस इंडक्टेंस कुछ और आएगा, और 3 कंडक्टर अगर ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में रखे हुए हैं तो इनका कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस कुछ अलग आएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो पोजीशन पे उनके डिपेंड करती है कि किधर है। इसीलिए हम जब भी कैलकुलेशन की आगे बात करेंगे तो सिर्फ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कैलकुलेशन की ही बात करेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों इंडक्टेंस कैपेसिटेंस इस पर डिपेंड करता है। तो अभी जब मैं इंडक्टेंस पे आऊँगा तो आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा, और कैपेसिटेंस पे आऊँगा। आपको पता है कि एक इंडक्टेंस कैसे फॉर्म कैसे होता है, कैसे आता है कंडक्टर्स में। तो सबसे पहले हम लोग इंडक्टेंस यहाँ देखते हैं। इंडक्टेंस जो होता है बच्चों, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो इसके चारों तरफ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिशन लाइन से लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे एक लीकेज फ्लक्स आता है, साइज इक्वल टू लिंकेज आता है n∅, और हमारे पास इंडक्टेंस जो होता है ये होता है लिंकेज अपॉन करंट, कितना लीकेज है, लिंकेज फ्लक्स है। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं n∅/, ये हमारे पास L का फॉर्मूला होता है n∅/I, लेकिन चूंकि यहाँ एक सिंगल वायर है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कहीं कहीं ∅/I भी लिखते हैं।
वेबर पर एम्पियर या वेबर टर्न पर एम्पियर, ठीक है, या इसको हेनरी में आप मेजर करते हैं, क्या हेनरी में इसकी वैल्यू लेकर चला जाता है। तो क्या इतनी बात समझ में आई आपके? अब इंडक्टेंस में ये लीकेज फ्लक्स गवर्न करता है, लीकेज फ्लक्स जो लिंकेज फ्लक्स है, यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो बताता है, वो गवर्न करता है कि वायर का या ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस क्या होगा, कितना होगा। तो अब देखो जब 3 वायर पास पास रखेंगे इस शेप में, तो इसका लीकेज फ्लक्स इसका इस पे कुछ जाएगा, कुछ फ्लक्स इसका इस पे जाएगा ना। तो तीनों एक दूसरे के इंडक्टेंस को प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए इनका अलग से कैलकुलेट होता है। और 3 अगर ऐसा रखेंगे तो इसका इसको प्रभावित करेगा, इसका इसको, लेकिन इसका इसको बहुत कम प्रभावित कर पाएगा, इसलिए इसका जो है इंडक्टेंस अलग कैलकुलेट होता है। अब कैपेसिटेंस पे भी आएंगे तो कैपेसिटेंस की भी हम बात करेंगे। तो इंडक्टेंस की बात समझ में आ गई, इंडक्टेंस में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इंडक्टेंस हमारा क्या होता है, किसी भी लाइन से जब करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लोइंग के दौरान जो भी आपका फ्लक्स लिंकेज जो आपका होता है वो कंडक्टर से होता है, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज है ना, इसको हम साई को क्या बोलते हैं, हाँ लिंकेज फ्लक्स, फ्लक्स लिंकेज। और एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ फाई फ्लक्स है। आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू टीएल, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। तो ये आपके पास होता है। क्या यहाँ पे इतना समझ में आया? अब इंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्लक्स ही लेते हैं। जब कंडक्टर पास होते हैं तो क्या होता है, दूसरे कंडक्टर का भी फ्लक्स उस पर आ जाता है। आप म्यूचुअल इंडक्टेंस सुने हैं ना, ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है कि अपने ही वायर की वजह से, सेल्फ एक वायर की वजह से उसी का फ्लक्स उससे लिंक हो रहा है, तो जो इंडक्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जो हमने आपको बेसिक BEE में पढ़ाया है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि अगर कोई नियरेस्ट वायर है तो उसका फ्लक्स उस पर भी लिंक कर रहा है, तो इस वायर की वजह से भी उस पर एक इंडक्टेंस आता है जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, M। जैसे अगर इसके हम मान लीजिए इसके नियरेस्ट कोई वायर है, इसमें मान लीजिए φ1 फ्लक्स है, ठीक है, I1 करंट जा रही है, इसके नियर भी एक कंडक्टर जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रही है, इसमें φ2 फ्लक्स है। तो अगर हमें बताएं इसका भी फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है, इसका फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं ट्रांसमिशन लाइन T1 की वजह से T2 में जो मैचुअल इंडक्टेंस आएगा वो कितना होगा, तो ये दोनों के बीच में। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इसका होगा, तो N और N इसका होगा, बाकी फ्लक्स किसका होगा, ये N2 मान लीजिए है, ये N1 है। चूँकि दोनों में वो एक ही कंडक्टर है, मान लीजिए टर्न होता तो, क्वाइल होता तो N2 φ1 अपान I1, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। कहने का मतलब इसको हम ऐसे समझा दें, 2 क्वाइल है, एक क्वाइल ऐसे है। अब इसकी वजह से इस पर इफेक्ट देखना है, इसका N1 है, इसका N2 है, यहाँ पे जो करंट जा रही है I1 है, यहाँ φ1 है, तो यहाँ पे जो करंट है वो I2 है, फ्लक्स φ2 है। तो इसकी वजह से अगर आप देखना चाहेंगे इसकी वजह से कितना उस पर मैचुअल इंडक्टेंस आ रहा है, तो M आप लिखेंगे, इसका N2 इसका नंबर ऑफ टर्न होगा, ठीक है ना, और करंट और फ्लक्स इसका होगा N1, φ1 I1। बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत? हाँ, तो ये आपका मैचुअल होता है। तो मैचुअल यही कारण है, ये मैं आपका एकदम बेस क्लियर कर रहा हूँ। जब आप देखेंगे बंडल कंडक्टर के लिए इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, 2 कंडक्टर ट्रायंगुलर शेप में प्लेस हैं तब इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, GMD GMR कहाँ से आ रहा है, तो ये बातें आपको तो ज़्यादा समझ में आएंगी कि हम ऐसा क्यों रहे हैं, क्यों हम वो निकालते हैं वैल्यू, रजिस्टेंस का कैलकुलेशन क्यों नहीं करते हम, सिर्फ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का ही क्यों करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया पॉइंट? इतना आप इसको नोट कर लीजिए एज इट इज़। देखिए हम लोग इंडक्टेंस तक हो गया, कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस जो होगा बच्चों ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस कहाँ कहाँ डेवलप होता है। आप जब ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे और आता क्यों है, तो कैपेसिटर होता क्या है कि जब भी 2 कंडक्टर्स इंसुलेशन से सेपरेटेड होते हैं, मतलब 2 कंडक्टर्स किसी इंसुलेटिंग मीडियम से अगर सेपरेटेड हैं तो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे।
एक कैपेसिटर की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। कैपेसिटेंस वहाँ से आता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इसमें कहाँ कहाँ डेवलप होता है, दो कंडक्टर्स के बीच में, दो कंडक्टर्स के बीच में, ठीक है, और आपका लाइन और टावर्स के बीच में, ठीक है, लाइन, एक लाइन और टावर्स के बीच में, इंसुलेटर्स के बीच में, इंसुलेटर से आपका क्रॉस आर्म से भी कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस हम यहाँ पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं, लाइन और ग्राउंड से भी, लाइन और ग्राउंड भी, ये पॉइंट आप ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे, लाइन एंड ग्राउंड। मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस डेवलप हो रहा है वो किसके किसके बीच में। तो यहाँ देखिए कैपेसिटेंस जो डेवलप होता है, ये दो कंडक्टर्स, लाइन कंडक्टर ये हैं, लाइन कंडक्टर ये है। अब इन दोनों के बीच का जो एयर होता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस ऐसे डेवलप होता है। समझ रहे हैं बात को, ये आपका कैपेसिटेंस डेवलप होता है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। कैपेसिटेंस क्यों आता है, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू सी वी, ये चार्ज आपका जो होता है इस पर आवेश कितना होता है, तो C इज इक्वल टू आपका होता है Q अपन, और V जो आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इनका पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ Q होता है चार्ज, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको हम लोग कूलाम्स में लेते हैं और इसको किस में लेंगे, वोल्ट में। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस आता है। अब देखिए जो कैपेसिटेंस आता है, नो डाउट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो कैपेसिटेंस आता है नो डाउट वो आपका कंडक्टर के पोजीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए एक कंडक्टर यहाँ है, एक कंडक्टर यहाँ, एक कंडक्टर यहाँ, तो एक कैपेसिटेंस इसके बीच में, एक कैपेसिटेंस इसके बीच में ऐसे फॉर्म करेगा, इसके बीच में नहीं। अब आप देखिए अगर ऐसे है कंडक्टर, तब यहाँ एक कैपेसिटेंस, यहाँ एक कैपेसिटेंस। समझ रहे हैं बात को। तो पोजीशन पे कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है, इस वजह से हम कैपेसिटेंस का और इंडक्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, कि कंडक्टर्स कैसे प्लेस हैं, बंडल कंडक्टर में कैसे आएगा कैपेसिटेंस, ठीक है, या पोजीशन क्या है, 3 फेज लाइन में कितने कंडक्टर्स हैं तो कितना कैपेसिटेंस होगा, सिंगल फेज लाइन में ग्राउंड के साथ क्या कैपेसिटेंस होगा, उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंसुलेटर के साथ कैसे, मतलब इंसुलेटर में कैसे कैपेसिटेंस बिल्डअप होता है, फिर उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। हो सकता है कि आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग स्टेप में मिले, अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्टेप में पढ़ाए हों। अभी तक हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं ये बिल्कुल ट्रांसमिशन लाइन का स्टार्ट है, बिल्कुल बेस है। अब इसके बाद हम या तो आपका पूरा ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा डालें, कंडक्टर्स का कैलकुलेशन, इंडक्टेंस वगैरह का, या परफॉर्मेंस हम लोग डिस्कस कर लें, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे अब ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस हम देखेंगे, इफ़िशियंसी, रेगुलेशन, फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसमें इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंगल फेज लाइन का और 3 फेज लाइन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये कैलकुलेशन के बाद फिर हम लोग इंसुलेटर पढ़ेंगे, सपोर्ट पढ़ेंगे, सपोर्ट मतलब समझ रहे हैं, टावर, ऐसे एक एक स्टेप में यहाँ पे एक एक पॉइंट उठाएंगे और उसको ख़त्म करेंगे। तो ये आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब यहाँ से आपका जो नोट्स है, ठीक है ना, वो आपको नोट्स में कंटेंट मिलेगा जो आपको भेजा जाएगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में। अब ये जितना था इसको आप नोट करते चलिए, ठीक है। देखा जाए परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन।
परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, देखिए जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके माध्यम से हम डिटरमाइन करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी डिटरमाइंड by the following parameters। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी सहायता से हम जो है एक ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला है आपका परसेंटेज इफिशियंसी। परसेंटेज इफिशियंसी। दूसरा है वोल्टेज रेगुलेशन। हम इसी पे बात करेंगे, परसेंटेज इफिशियंसी और वोल्टेज रेगुलेशन पे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइन लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रांसमिशन लाइन लिया, ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या बातें होती हैं। ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, मान लीजिए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। ये है सेंडिंग एंड, इसको क्या बोलेंगे, जहाँ से पावर भेजा जाता है। ये है रिसीविंग एंड, जहाँ पावर प्राप्त किया जाता है। बात समझ रहे हैं। सेंडिंग एंड का जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं PS, रिसीविंग एंड का जो पावर होता है उसको बोलते हैं PR, और लाइन में जो लॉस होता है उसको बोलते हैं लॉस। यहाँ पे जो लॉस पावर होगा आपका, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि जो पावर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में जो है लॉस क्यों होता है, आप कह सकते हैं R और XL की वजह से ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि जो सीरीज में पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे वो R और XL ही दिखेंगे। तो अगर आपसे कोई कहे P लॉस बताइए इसमें कितना होगा, P लॉस की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ट्रांसमिशन लाइन में P लॉस बराबर होता है PS माइनस PR। मतलब सेंडिंग एंड का वोल्टेज जितना है यहाँ ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा PR से, PS इज़ ग्रेटर देन PR नॉर्मल कंडीशन में। एक आपका स्पेशल कंडीशन आता है PR इज इक्वल टू हो जाता है PS, ठीक है ना। ये PR इज इक्वल टू हो जाता है PS, ये आपका हो जाता है जब नो लोड पे होता है, ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरीके से नो लोड पे होता है, ठीक है। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जब नो लोड पर होती है तो होता क्या है कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज, मतलब रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो होता है स्पेशली हम यहाँ पे VR बोले, VR इज़ ग्रेटर देन हो जाता है VS। इसको हम फेरेंटी इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, फेरेंटी इफेक्ट। इसको सही करने के लिए हम लोग इंडक्टेंस वगैरह का यूज़ करते हैं। मतलब ये चार्जिंग करंट की वजह से आता है, कैपेसिटेंस की वजह से, इस पर डिपेंड करें। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा, फेरेंटी इफेक्ट का पूरा एक लेक्चर ही लेंगे बहुत अच्छे से कि किस कंडीशन में रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, ये P लॉस हो गया। और आप जानते हैं कि इफिशियंसी होता क्या है, किसी भी सिस्टम की इफिशियंसी जो होती है आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। तो हम अगर परसेंटेज इफिशियंसी की यहाँ हम बात करेंगे, परसेंटेज इफिशियंसी, तो क्या हम कह सकते हैं PR अपान PS इंटू 100, या हम यहाँ लिख सकते हैं PS माइनस P लॉस अपान PS, या हम लिख सकते हैं PR अपान PL प्लस PR, लिख सकते हैं क्या। ये सब इंटू 100 सब में कर लीजिए। ये सारा जो है इफिशियंसी के लिए फॉर्मूला हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है।
अब यहाँ पे पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर हायर इफिशियंसी है ट्रांसमिशन लाइन का, हायर इफिशियंसी, अगर इफिशियंसी आपका हायर है तो परफॉर्मेंस अच्छा है, परफॉर्मेंस इज, जितना ज़्यादा आपका इफिशियंसी है उतना बेहतर परफॉर्मेंस होगा, मतलब बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। और अगर हम बात करें एन आइडियल ट्रांसमिशन लाइन, एन आइडियल ट्रांसमिशन लाइन हैज़ 100% एफिशिएंसी, कितना 100% एफिशिएंसी। एक आइडियल ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी होती है कितनी होती है 100%। क्या ये बात समझ में आई है? ये जो हमने बोला है यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेशन समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। आप हमेशा बोलते हैं नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज। तो वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन आपका जो होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वी आर, वी एस माइनस वी आर अपान वी एस, सॉरी वी आर मतलब नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। ये है आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। मतलब सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज अपान रिसीविंग इन वोल्टेज, या हम कह सकते हैं वी एक्सएल हम यहाँ लिख सकते हैं वी एक्सएल अपान वी आर इंटू 100, जहाँ पे वी एक्सएल की वैल्यू होती है वी एस माइनस वी आर। आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। ये तो हो गया परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। अब आप कहेंगे कि सर क्या परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होना चाहिए? आपने कहा इफिशियंसी जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा, तो हम यहाँ कहेंगे रेगुलेशन क्या होना चाहिए? रेगुलेशन शुड बी मिनिमम, रेगुलेशन शुड बी मिनिमम फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मतलब ट्रांसमिशन लाइन के बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम मतलब कम से कम। वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअल शब्दों में होता है क्या? आप अपने घरों में जब देखते हैं लाइट में फ्लक्चुएशन आता है, कंटिन्यूस वोल्टेज में ड्रॉप आता है, वोल्टेज में चेंज आता है, कभी अचानक से लाइट कम हुई फिर बढ़ा फिर कम हुई, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन के टर्म्स में जाना जाता है। और ये कितना डिज़ायरेबल है इंडिया में तो ध्यान रखिएगा, 250 वोल्ट तक, अप टू 250 वोल्ट जो वोल्टेज रेगुलेशन अपने यहाँ डिज़ायरेबल है वो ±6% अप टू 250 वोल्ट। मतलब 250 वोल्ट की जो सप्लाई लाइन्स हमारे पास होती हैं सामान्यतः, अर्थात आप कह सकते हैं जो आपका कह सकते हैं लो वोल्टेज अप टू 250 एंड मीडियम वोल्टेज भी कह सकते हैं 650 तक भी, एंड मीडियम 650। ये लो वोल्टेज होता है, ये मीडियम वोल्टेज 650। इतने पे जो वोल्टेज रेगुलेशन डिज़ायरेबल है वो कितना डिज़ायरेबल है? ±6%। जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं पे 100 वोल्टेज भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो ये 94 से 106 अगर हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, 94 से 106 हो जा रहा है अगर इस पे इतने वोल्टेज के बीच में, ठीक है ना, 94 से 106 हो जा रहा है तो मतलब डिज़ायरेबल है, प्लस माइनस, ठीक है। और आपका जो होता है इसमें और भी पॉइंट्स होते हैं, आपका +6% से -9% इन केस ऑफ हाई वोल्टेज, मतलब अप टू 33 kV। ये +6% से -9% कितने के लिए? अप टू 33 kV, मतलब 33 kV के लिए ये होता है।
+6 से -9 और आपका ±12.5% इन केस ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ±12.5% फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोले तो एक्सीडिंग 33 kV, मतलब 166 kV, 132 kV है ना, जो हमने कल आपको लिखाया था 220 kV, उससे ऊपर 400 तक आप कह सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न EHV आपका जो है वो 400 kV होता है। ठीक, तो एक्सीडिंग ये इतना % वोल्टेज रेगुलेशन आपको देखने को मिलता है सामान्यतः, ये इतना % वोल्टेज रेगुलेशन डिज़ायरेबल है, लेकिन प्रयास ये रहता ज़्यादा से ज़्यादा 6% ही रहे, उससे ऊपर ना आए। ठीक है ना, ये इतना डिज़ायरेबल है। समझ में आया? वोल्टेज रेगुलेशन में कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हमने वोल्टेज रेगुलेशन देख लिया, एफिशिएंसी देख लिया। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन शुरू करेंगे, जिसमें एक एक को देखेंगे, उनका वोल्टेज रेगुलेशन, फेजर डायग्राम, सारी बातें करेंगे। ठीक है, और लीडिंग लैगिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा, सब हम लोग अच्छे से स्टेप्स में देखेंगे। और शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे अपने अगले पार्ट पे, क्या कैसे हम इंडक्टेंस कैलकुलेशन सीखें, फिर आपका कैपेसिटेंस कैलकुलेशन सीखें। ठीक है, स्टेप में एकदम चलेंगे, सारी चीज़ें एक एक हम जो उठाएंगे उसको ख़त्म करेंगे। फिर वो ख़त्म करने के बाद फिर हम आपको लाइन सपोर्ट पढ़ा देंगे, फिर इंसुलेटर पढ़ा देंगे पूरा, फिर इंसुलेटर से संबंधित जो बातें होंगी, और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स आपको पता है जो परफॉर्मेंस में ही पढ़ाते चलेंगे, जैसे स्किन इफेक्ट, आपका फेरेंटी इफेक्ट, कोरोना, ये सब इसी में पढ़ाते चलेंगे, सब स्टेप वाइज। ठीक है, तो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।